इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड कोई स्टैटिक अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है, लेट सपोज क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज मैं एज्यूम करूं, ये क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड वो रीजन जिसमें अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर करे या प्रेजेंट हो तो उसे फोर्स एक्सपीरियंस हो, उस रीजन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रीजन. Region around a static electric charge in which another charge experience electric force of attraction or repulsion. That region is known as electric field region या फिर electrostatic field region. इसके लिए दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसके लिए कुछ रूल्स भी होते हैं. कूलम्ब्स लॉ कहा जाता है. कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर किसी रीजन में दो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है, लेट सपोज Q1 और Q2 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट हैं, इन दोनों के बीच में R सेपरेशन दिया हुआ है, तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम. प्रोपोर्शनलिटी को एक साथ मर्ज करेंगे, हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ये होता है कूलम्ब्स लॉ. दो इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 Q2 अगर R सेपरेशन पे प्रेजेंट है तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स. अब इसमें जो कांस्टेंट अपीयर दिख रहा है आपको, इस कांस्टेंट का रोल इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं जरा. एप्सिलॉन जो सिंबल होता है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम. खैर एप्सिलॉन तो जो वर्ड यूज़ करते हैं ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम. एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो ये परमिटिविटी किसी भी मीडियम में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए मीडियम की भी अलग अलग क्वालिटी होती है. जैसे मैं फ्री स्पेस की बात करूं, फ्री स्पेस के सिवाय कोई डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड मीडियम हो सकता है. तो अलग अलग मीडियम में वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना सपोर्ट कर रहा है इस्टेब्लिश होने के लिए या कितना अपोज कर रहा है, उसके लिए पैरामीटर यूज़ किया जाता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्टेब्लिश होने में कोई मीडियम कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसी का मेजरमेंट होता है परमिटिविटी. तो परमिटिविटी आप लिख सकते हो मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टिविटी offered by medium to establish electric field around it. उसको हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम. अब ये तो कूलम का फॉर्मूला रहा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. इसी के बेसिस पे दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम देखेंगे. ये तो मैग्नीट्यूड के लिए था. अब कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं. वेक्टर फॉर्म में
लेट सपोज जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका अरेंजमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। लेट सपोज यहाँ Q1 चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है Q2 चार्ज। तो Q1 की वजह से जो Q2 पे फोर्स लगेगा, सिंस बोथ आर इक्वल इन पोलैरिटी, दोनों के दोनों सेम पोलैरिटी है, पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो रिपल्सिव इन नेचर होगा। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 दैट इज F21। Q1 जहाँ प्रेजेंट है उसके लिए पोजीशन वेक्टर लेट सपोज R1, ये हमारा y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया, ठीक है। और Q2 के लिए जो पोजीशन वेक्टर है ये लेट सपोज R2 है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12, अगर Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं तो R12 हो जाएगा। R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। F21 that is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज R12 मॉड में रखेंगे इसका स्क्वायर इनटू, ये तो हमने मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया। अब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे। यूनिट वेक्टर F21 के डायरेक्शन में हो जाएगा R12 कैप, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इतना हिस्सा ये जो दिख रहा है आपको, ये मैग्नीट्यूड के लिए है और ये हिस्सा डायरेक्शन के लिए। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आपको मैग्नीट्यूड दिखाना होता है और डायरेक्शन दिखाना होता है। अब इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करो आप, F21 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R12 मॉड में स्क्वायर हो जाएगा इसका। इस यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड R12 अपॉन मॉड ऑफ R12। इसका प्रोडक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब हो जाएगा ये, इंटू R12 दैट इज F21, ठीक। Q1 की वजह से Q2 पे लगने वाला ये फोर्स था, Q2 की वजह से अगर Q1 पे लगने वाला फोर्स ऑब्जर्व करेंगे दैट इज F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड वन। F21 को हम अगर इसके टर्म में लिखें, सॉरी F12 अगर लिखें, F12 इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R21 हो जाएगा, R21, ठीक। सिंस R12 और R21 में जस्ट अपोजिट वेक्टर होते हैं, ये R1 माइनस R2 लिखेंगे, तो R21 इक्वल्स टू माइनस ऑफ R12 लिखेंगे, अपोजिट वेक्टर हैं। अब इन्हीं की वजह से ये बाकी सारे मैग्नीट्यूड तो दोनों सेम रहेंगे, मॉड में लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा।
इनके डिफरेंस होने की वजह से हम लिख सकते हैं F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2। ये कूलम्ब्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ओ, ये तो वेक्टर फॉर्म था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में अगर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट रहे हैं, उनकी वजह से किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, स्केलर रिजल्टेंट और वेक्टर जो रिजल्टेंट होता है उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। अब जैसे दो किसी भी बॉडी के ऊपर ये एक बॉडी है, इस पे लगने वाला फोर्स लेट्स सपोज 5 न्यूटन का है, और एक और फोर्स है दैट इज़ 3 न्यूटन का फोर्स है। अब इसके डायरेक्शन को अगर मैनिपुलेट किया जा सकता, थीटा की वैल्यू अगर लेट्स सपोज ये वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, तो ऐसे केस में इन दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे इन पॉइंट पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। अगर अपोजिट टू ईच अदर है तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप, F1 की पॉसिबिलिटी 2 न्यूटन की हो सकती है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दे तो 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन ऐड करोगे, F2 हो जाएगा 8 न्यूटन का। ठीक है ना। तो रेंज हमें मिलेगा ये वेरिएबल रेंज। और यही अगर मैं बोलता है एल्जेब्रिक सम करके बताइए, तो 5 न्यूटन और 3 न्यूटन दोनों का सम करोगे तो केवल 8 न्यूटन आएगा। ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक सम और वेक्टर सम में थोड़ा डिफरेंस होता है, ये डायरेक्शन के साथ वेरी करता है और ये डायरेक्शन के साथ वेरी नहीं करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर मल्टीपल चार्जेस किसी मीडियम में प्रेजेंट हैं, उनकी वजह से किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना हो तो उसकी वैल्यू लेट सपोज Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और ये Q3 चार्ज है, मल्टीपल चार्जेस हैं ऐसे। इनकी वजह से अगर मुझे कोई चार्ज Q0 दिया हुआ है, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है, तो Q1 की वजह से जो Q0 पे लगने वाला फोर्स होगा उसका डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में, Q2 की वजह से जो Q0 पे फोर्स काम करेगा वो इसके लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में, Q3 की वजह से जो Q0 पे काम करेगा वो इसके लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में। दैट इज़ F03, F02 एंड F01। तो net force on Q0, that will be the algebraic sum of electric forces due to all the charges present in the medium, that is F01 plus F02 plus F03। इन तीनों का हम वेक्टर सम करेंगे, that will be the principle of superposition या net resultant force on Q0 due to all the charges present in the medium। इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इनका जो फैक्टर होता है, अब इसका इस्तेमाल हम किसी भी न्यूमेरिकल में कैसे करते हैं। ये लेट्स सपोज एक चार्ज का अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें Q1 चार्ज यहाँ पे है, Q2 चार्ज यहाँ पे और Q3 चार्ज यहाँ पे। इनके बीच का सेपरेशन R हर जगह दिया हुआ है। ऐसे केस में अगर बोला जाए कि Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स बताइए, तो Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स Q2 की वजह से रिपल्सिव इन नेचर होगा लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में, दैट इज F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड,
Q3 की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स इसके डायरेक्शन में, दैट इज F13। इनके बीच में एंगल कितना आएगा, अगर सभी डायरेक्शन इक्वल हैं तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन दैट विल बी, ये रिजल्टेंट के लिए जो फॉर्मूला होता था R इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो F13 का स्क्वायर F12 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F12 F13 और इनके बीच में एंगल हो जाएगा cos 60 डिग्री। इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकालेंगे। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका। अब अगर इसका एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला tan phi इक्वल्स टू, जिससे भी एंगल निकालना हो तो F13 sin थीटा अपॉन F12 प्लस F13 cos थीटा, ये इसके कंपोनेंट हो जाते हैं। अगर रिजल्टेंट का एंगल हम F12 से देखें तो एंगल बिटवीन F1 एंड F12, ये इन दोनों का बीच का एंगल tan थीटा से आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड आप इधर से ऊपर से निकालोगे और ये फॉर्मूला tan phi से आप रिजल्टेंट एंगल निकाल सकते हो। ये इलेक्ट्रिक दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स था F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। अगर कोई चार्ज लेट सपोज निगेटिव होता है Q1 और दूसरा चार्ज अगर Q2 निगेटिव होता है तो हम इस फॉर्मूले में न रख के बल्कि इसके डायरेक्शन के साथ प्रेडिक्शन लेके चलेंगे कि Q1 और Q2 के लाइन ज्वाइनिंग में टूवर्ड्स द चार्ज होगा। अब जैसे Q2 पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो F12 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², ये फ्री स्पेस के लिए। लेट वी हैव K डाइलेक्ट्रिक इन द मीडियम। अगर इस मीडियम के अराउंड हम फ्री स्पेस ना लेके अगर डाइलेक्ट्रिक K इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फिर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, लगने वाला फोर्स F' मिलेगा 1/4π K∈0 Q1 Q2 बाई R² हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू जितनी बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही वीक होता जाएगा। इसमें एक टर्म यूज़ किया जाता है, अभी बताया था मैंने कि एब्सोलूट परमिटिविटी एप्सिलॉन से, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये रिप्रेजेंट किया जाता है ε0 से, और एप्सिलॉन R होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का रिप्रेजेंट करता है, ये एब्सोलूट परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन R को लिख सकते हैं एब्सोलूट परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ε0। तो एब्सोलूट का डेटा अगर लिखें यानी एप्सिलॉन की वैल्यू अगर निकालें तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन R इंटू ε0। एप्सिलॉन R को ही हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी एप्सिलॉन इक्वल्स टू हो जाएगा K∈0।
हो जाएगा। तो जब हम फ्री स्पेस की बात करेंगे तो फ्री स्पेस में एप्सिलॉन हो जाएगा। जब हम किसी पर्टिकुलर मीडियम में बात करेंगे तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। तो या तो आप इस के को इंट्रोड्यूस करने के बाद इतना लिखिए, या फिर इसे अगर उस मीडियम की परमिटिविटी के टर्म में लिखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R square, where epsilon represent absolute permittivity of that medium having K dielectric constant। ये आप लिख सकते हो, और इसकी जगह पे अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहो तो K एप्सिलॉन नॉट रख सकते हो। ओके।